हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। आज फिर हम संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग में आगे की क्लास, आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार के बारे में ही पढ़ेंगे। आखिर मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हमको प्राप्त हैं। ठीक है साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, ताकि और भी हमारे भाई बहन जो भी हो वो देख सके और इसका लाभ सभी को मिले। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं भी एक पढ़ने लिखने वाला छात्र ही हूँ और ये कोशिश है कि कम से कम जितना मैं सीख रहा हूँ, समाज के जो भी भाई बहन वो भी थोड़ा सीखें। आप सहयोग करेंगे, मनोबल हौसला को जो भी हो आप बढ़ाएंगे। और आइए बात करेंगे टॉपिक पर। हमारा आज का विषय है मौलिक अधिकार क्या है ना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है ना। उसमें सबसे बड़ा अभी तक जो हमारे लाइफ के अंदर जो भी समस्याएं घटित होती है या फिर जिस चीज़ को हम फेस करते हैं, समाज में बहुत प्रकार की कुरीतियां हैं, अच्छाइयां हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, आखिर कौन कौन से हमको अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को किस किस के तहत मिला है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी समानता का है अधिकार, है ना। समानता है समाज में, है ना। ये सामाजिक समानता है ना। समानता कई रूप में हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कानून के समान, सबको एक समान समझाया जाए, क्या है ना। कानून के समान एक समान लोग होंगे, समाज में कैसे समानता है ना। और दूसरी बात यह है, समाज में कुछ लोग छुआछूत जैसे आज भी व्यवहार करते हैं, आज भी ऐसी कुरीतियाँ जिंदा है। मतलब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स जानेंगे कि आखिर हमसे संबंधित ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो हम फेस करते हैं समाज में या फिर देश में, है ना। तो आइए हम बात करेंगे, टॉपिक पर चलते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम बात करेंगे आज समानता का अधिकार, है ना। और समानता का अधिकार के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त है संविधान के तहत, है ना। हम उस विषय पर बात करेंगे। और दूसरी बात, जैसे कि अब कल हम टॉपिक पर चर्चा किए थे, है ना, तो हम जानेंगे साथियों कि आखिर हमको मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं। संविधान में मौलिक अधिकार मतलब मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बना तो उस समय 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। हम उसको दिखाएंगे स्क्रीन के माध्यम से कौन कौन थे। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से और उन पे डिटेल्स थोड़ा चर्चा भी करेंगे। आइए हम देखेंगे स्क्रीन पर कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे आप सभी। एक मिनट देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ना। ये फंडामेंटल राइट्स, है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा किया गया, यानी मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है। इन विषयों पर हमने चर्चा किया था कल। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान बना, है ना।
लेकिन अब 6 हो गए हैं। देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार है ना, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 अनुच्छेद के बीच। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठा है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मुख्य रूप से टॉपिक रहेगा हमारा समानता का अधिकार। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे समानता का अधिकार के बारे में। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यानी हमको 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में 7 था और 7 का अधिकार था, तो इसमें जो है संपत्ति का अधिकार को बाहर कर दिया गया है मौलिक अधिकार से। संपत्ति के अधिकार को कहाँ ले जाकर रख दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। मतलब ये संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। अब यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में, मतलब कि यह है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब अब जो है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक, देखिए हम बात करेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है। चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ तक है, मतलब 14 से अनुच्छेद 32 तक मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की चर्चा है। इनमें भी है, इनमें बतलाया गया है कौन कौन मौलिक अधिकारों के तहत किन शब्दों को, किन व्यवस्थाओं को रखा जाएगा, है ना। देखिए मुख्य रूप से तो अनुच्छेद 14 से 32 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। मतलब एक तरफ से सवाल एग्जाम में पूछता है कि, है ना, कि हमारे मौलिक अधिकारों की जो संख्या है मुख्य रूप से कितनी है, तो 19 है ना। और टोटल की बात करेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात करेंगे, तो टोटल 24 मौलिक अधिकार हैं, है ना, 24। ठीक है, मतलब विभिन्न रूपों में जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, मेन 19 अनुच्छेद हैं, मतलब मेन टोटल 19 हैं। सहायक मौलिक अधिकार 5 है, 19 ऐड कर दिया गया, तो टोटल 24 अनुच्छेद जो है हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। ठीक है, आइए हम जानेंगे मुख्य विषय अनुच्छेद 12 के बारे में। पहले संविधान का अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है ना। इसमें ये लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों के सभी उपबंधों में राज्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी राज्य कहने का मतलब ये है, देखिए देश और राष्ट्र को संवैधानिक भाषा में राज्य कहा जाता है। ठीक है, देश और राष्ट्र को संवैधानिक भाषा में राज्य नाम दिया गया है। ठीक है, अब जानेंगे राज्य शब्द में कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, जैसे राज्य शब्द में संसद शामिल है, संघीय कार्यपालिका शामिल है, राज्य विधानमंडल शामिल है, राज्य कार्यपालिका है, भारत के अधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि पंचायत, नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, ये सारे के सारे लोग राज्य के, है ना, राज्य शब्दों में शामिल हैं। ये देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, भारत सरकार के नियंत्रण एवं नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी, इसमें संवैधानिक भी लोग होंगे और असंवैधानिक भी। संवैधानिक में जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कॉलेज, स्कूल, है ना, यहाँ पर देख लीजिए। असंवैधानिक में LIC है, ONGC है, मतलब इन लोगों की चर्चा यहाँ संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये थे राज्य के, है ना, राज्य शब्द की परिभाषा थी और राज्य के अंतर्गत आने वाले शब्द थे। ठीक है, एक बात यहाँ है, देखिए राज्य शब्द सवाल पूछता है कि संघीय न्यायालय और राज्य न्यायालय को राज्य शब्द से बाहर रखा गया। ये इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछता है कि राज्य शब्द से बाहर रखा गया है किन को। इनमें से 3 ठोड़ दे देगा
और इनमें से एक ठो दे देगा। तो आपका जवाब होना चाहिए संघीय न्यायालय या फिर राज्य न्यायालय, मतलब इनको राज्य शब्द से बाहर रखा गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में ये लिखा गया है कि संसद या राज्य, है ना, राज्य मतलब आप समझ रहे हैं, देश या राष्ट्र को राज्य बोला जाता है संवैधानिक भाषा में। ठीक, संसद या राज्य ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। मतलब ये अनुच्छेद में लिखा गया है कि संसद या राज्य ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक, मतलब कि देश के नागरिकों के हित में कानून सरकार को बनाना होगा, है ना। ये बाध्य है, मौलिक अधिकारों को देने के लिए राज्य बाध्य है ना। अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है साथियों न्यायिक पुनरावलोकन, है ना। अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है जानेंगे। यह अमेरिका से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में बहुत सारे शब्द विभिन्न देशों से, है ना, बहुत सारे व्यवस्थाओं को विभिन्न देशों के संविधान से अपनाया गया है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन कैसे होता है, कैसे जांच होती है। ठीक है, जांच कौन करता है, अगर राज्य का केस है तो हाई कोर्ट करेगा और केंद्र का है तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब जांच ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, है ना। देखिए ये विधायिका है, कार्यपालिका है, प्रशासन है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कैसे है, अगर विधायिका नियम और कानून बनाती है, ठीक है, तो कार्यपालिका उसको आदेश करती है और प्रशासन उन कार्यों का परिपालन करेगा, है ना। ये अनुच्छेद 32, 131, 226, 243 के तहत ये सब सारी चीज़, इन चीज़ों को आधार बना के ये सब जांच किया जाएगा। भाषा में समझते हैं हम, न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए नियम, है ना। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, कैसे जांच होता है आइए पढ़ेंगे हम। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए नियम, कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश और प्रशासन के कार्यों का जांच करता है कि यह मूल ढांचा के अनुरूप है कि नहीं, या ये मूल ढांचा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब ये है कि जो भी संसद या राज्य कोई कानून बनाएगी मूल अधिकार को लेकर, तो इन सारी चीज़ों के प्रक्रिया के हिसाब से जांच करेगा कौन, न्यायालय। ठीक है, आइए हम आज का जो मुख्य टॉपिक है इस पे बात करेंगे, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है ना। इसमें जानेंगे किस किस को लेकर हमारे समानता की बात कही गई है। देखिए अनुच्छेद 14, ठीक, अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है विधि के समक्ष समता यानी समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष समता, है ना, या समानता उसको बोल सकते हैं, या फिर विधि का समान संरक्षण। इसी में चर्चा किया अनुच्छेद 14 में। क्या है विधि के समक्ष समता या फिर विधि का समान संरक्षण, ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और जो विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। विधि के शासन से उत्पन्न इसे ब्रिटेन के प्रोफेसर डायसी ने दिया है ना। ये समानता शब्द का जो है विधि के शासन से उत्पन्न इसे ब्रिटेन के प्रोफेसर डायसी ने दिया है समानता शब्द को। ठीक है, देखिए विधि के समक्ष समता कहने का मतलब है कि सभी विधि के समक्ष बराबर होंगे, है ना। और दूसरा है विधि का समान संरक्षण कहने का मतलब है कि विधि सबको समान रूप से संरक्षण देगी। ठीक, आगे हम बात करेंगे। देखिए अभी हमने बताया कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी अपवाद कानूनें हैं जो हमें जानना है और वो विधि के समक्ष समानता के से अलग हैं। देखिए जैसे भारत में सभी विधि के समक्ष समान है। ठीक, भारत में सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता प्राप्त है अनुच्छेद 14 के तहत, है ना। अनुच्छेद 14 में इसी पर चर्चा किया गया है। देखिए ये भारत में जो विधि के समक्ष समता का ये बात कही गई है, ये भारतीय प्लस विदेशी सबको प्राप्त है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आके भारत का नागरिक बन गया है,
तो भारतीयों को भी प्राप्त है, जो विदेशी भारत का नागरिक बन गया है उसको भी प्राप्त है ये विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक, अब देखिए कुछ अपवाद कानून हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए दीवानी कानून यानी सिविल लॉ। ठीक है, दीवानी कानून के तहत है ना सिखों का आनंद विवाह होता है ना, इसमें अंतिम संशोधन कर दिया गया 2012 में। मुस्लिमों का शरीयत विवाह होता है ना 1937। हिंदू विवाह कोड बिल, मतलब ये जो है अपवाद, ये सब थोड़े नियम कानून है जिसे हम दीवानी लॉ कहते हैं, है ना। दीवानी लॉ के तहत सिखों का आनंद विवाह, मुस्लिमों का शरीयत विवाह और हिंदू विवाह कोड बिल आते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, दीवानी के अंतर्गत, दीवानी लॉ के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए फौजदारी लॉ यानी क्रिमिनल लॉ, इसको बोलते हैं आप क्रिमिनल लॉ बोलेंगे। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद जो 311, अनुच्छेद 311 है उसमें लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। यानी गिरफ्तारी से संरक्षण कहने का मतलब ये है, यहाँ जानेंगे हम। गिरफ्तारी से संरक्षण कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 361 में इसको डिफाइन किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को सेवा समाप्ति के 40 दिन पहले है ना तथा 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सेवा समाप्ति के 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होगा या फिर राज्यपाल होगा, अगर फौजदारी नियम यही कहता है कि फौजदारी नियम के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को सेवा समाप्ति के 40 दिन पूर्व, यानी जैसे मान लीजिए 5 साल की सेवा है ना, तो 5 साल में 4 वर्ष पूरा कर लिया है और मतलब 4 वर्ष पूरा होने को है और 40 दिन बचे हैं, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या फिर 40 दिन बाद तक भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद का कारण क्या है। ये है कि आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का लागू नहीं होना। मतलब अभी जो देश में समान सिविल संहिता लागू है सिर्फ गोवा में लागू है। ये एग्जाम में पूछता है साथियों कि समान सिविल संहिता अभी देश के किस भाग में लागू है, तो सिर्फ गोवा में लागू है। ठीक, अब देखिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में बात कही गई है सामाजिक समानता की। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही समानता का अधिकार दिया गया है और उसी अधिकार के तहत सामाजिक समानता का भी चर्चा किया गया है, और सामाजिक समानता की चर्चा अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो हम देखेंगे कि सामाजिक समानता किस आधार पर किया जाता है या फिर क्या क्या आधार हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(1) में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूल वंश या फिर धर्म, यानी इन सारी चीज़ों के आधार पर राज्य इनसे भेदभाव नहीं कर सकता। यानी सीधी बात समझिए, कोई आपके धर्म के नाम पर आपसे मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप इस धर्म को हो, उस धर्म को हो, है ना। या फिर आप जाति के आधार पर आपको कोई कुछ मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप इस जाति को हो, मतलब कि आपको जातिगत सूचक मतलब कहने का अधिकार किसी को भी, देश के किसी भी नागरिक को एक दूसरे नागरिक को जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, या फिर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, देश के आप किसी भी कोने में रहें, है ना। दूसरा बात यह है कि निवास शब्द जो अनुच्छेद 15(1) में शामिल नहीं है ना। 15(1) में क्या क्या शामिल है? जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूल वंश और धर्म, यानी निवास शब्द को अनुच्छेद 15(1) में शामिल नहीं किया गया है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में रह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार भेदभाव कर सकती है। किस आधार पर करेगी और किस में करेगी ये जानना जरूरी है ना। एक दूसरे राज्य में रहने से भेदभाव नहीं हो जाएगा। भेदभाव वहाँ होगा
नौकरी रोजगार में, जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा कि कुछ कुछ वैकेंसी रोजगार आते हैं तो उसमें लिख दिया जाता है कि केवल केवल बिहार राज्य के लोग ही इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये यही बात कहा गया है कि नौकरी रोजगार में राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है ना। अब देखिए अनुच्छेद 15(2) उपर्युक्त जो भी 5 चीज़ें है ना, जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूल, वंश, धर्म, मतलब अनुच्छेद 15(2) में उन्हीं पांचों की चर्चा किया गया है कि उपर्युक्त 5 के आधार पर राज्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब यह है कि राज्य प्लस व्यक्ति किसी भी देश के नागरिकों के संबंध में उनके जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूल, वंश और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। न ही कोई राज्य करेगा और न ही कोई व्यक्ति करेगा। ये नहीं कि हम बिहार से जाकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो वहाँ का उत्तर प्रदेश का आदमी हमारा विरोध कर देगा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हमारी विरोध कर देगी, है ना। ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब आपको देश में कहीं भी किसी भी जगह रहने का अधिकार है, संवैधानिक नियम है, कानून है ना। अब देखिए चर्चा करेंगे अनुच्छेद 15(3), है ना। अनुच्छेद 15(3) में ये कहा गया है महिलाओं और बच्चों को विशेष आरक्षण। सवाल पूछता है साथियों, परीक्षा में सवाल इसे पूछता है कि अनुच्छेद 15(3) में ये कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष आरक्षण दिया गया है, जो कि अपवाद है। ठीक है, देखिए जानेंगे कुछ महिलाओं के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये जानना जरूरी है, 1992 में बना। इनका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, इनकी प्रथम अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और जो वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा है। वर्तमान अभी 2019-20 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बात है महिलाओं को लेकर, राष्ट्रीय महिला बैंक है ना, जो 19 नवंबर 2013 को बना। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात चर्चा करेंगे अनुच्छेद 15(4) में अब बात करेंगे हम। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) में ये कहा गया है कि राज्य जो है ना, ST SC OBC के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में निश्चित अनुपात में स्थान रिक्त रखेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे हमने सुना होगा नामांकन, मान लीजिए हमको किसी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में निश्चित अनुपात में, ये राज्य काम है ना, वो आपके लिए स्थानीय रिक्त रखेगा। ये किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 15(4) में रखा गया है। ठीक है, अब आगे अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 15(5), ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आइए जानेंगे। अनुच्छेद 15(5) में ये कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनमें नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यानी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को छोड़कर, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मतलब जैसे मान लीजिए मदरसा हो गया, है ना, तो वैसी संस्थाओं को छोड़कर जो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान होंगे, उनमें नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ना। 93वें संशोधन 2005 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 15(6), ठीक है, जो हाल फिलहाल के चर्चा में रहा। अनुच्छेद 15(6) 10% आरक्षण वाला मुद्दा पूरे देश में उठा था, वही विषय है। और किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है उसको? अनुच्छेद 15(6) में। यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थान चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, है ना, नामांकन है तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण होगा। अभी हाल फिलहाल चर्चा का विषय रहा है 10% आरक्षण, है ना, उसकी चर्चा अनुच्छेद 15(6) में किया गया है ना। देख रहे हैं आप। सवाल बनता है साथियों कि किस संशोधन के तहत 10% आरक्षण दिया गया? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, नामांकन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण होगा। ठीक,
देखिए, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16। ठीक, अनुच्छेद 16 में चर्चा किया गया है नौकरियों, सरकारी नौकरियों में समान अवसर को लेके। यानी अनुच्छेद 16 में विषय है लोक नियोजन के विषय में समझ, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर। ठीक, तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत 16(4) में कहा गया है साथियों, लोक नियोजनों में अवसर की समानता, है ना। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, हम ये पढ़ेंगे। कहा गया है अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत कहा गया है कि सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? मतलब जो है सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा, न कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। आरक्षण को लेकर हम लोग बहस कर देते हैं, है ना। आरक्षण कैसे दे दिया गया, कैसे मिलेगा, किनको मिलना चाहिए, है ना। ये सब सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन संविधान में ये लिखा गया है ना। आरक्षण कब मिलेगा? सिर्फ सरकारी नौकरियों में मिलेगा, है ना। और आरक्षण का ही देन है, जैसे कि सीटों का बंटवारा, है ना। सरकारी मतलब अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों को लेकर ही चर्चा किया गया है, और उसी के अंतर्गत सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा, न कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। आप दिमाग में इस बात को रख लीजिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था है सरकारी नौकरियों को लेकर, वो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होगा, न कि आर्थिक के आधार पर। ठीक है, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि महिला और ओबीसी आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ही दिया जाता है। यानी अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ही महिला और ओबीसी आरक्षण दिया जाता है, ये सवाल पूछता है साथियों। ठीक, एक बात है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना। 1952 में शुरुआत हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। ठीक, इसकी समीक्षा की गई, भारत में 43 पिछड़ी जातियां गिनी गई। ठीक है, जिसमें महार जाति भी शामिल हुई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात उभर के आया कि भीमराव अंबेडकर ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोग किया। सवाल पूछता है साथियों कि दलित शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर ने। 1920 महार वतन परंपरा चलाया, किन्होंने चलाया? तो भीमराव अंबेडकर ने। 1922 बहिष्कृत भारत अभियान किसने चलाया? तो भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे काका कलेकर समिति, जो कि ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर चर्चा की गई है। काका कलेकर आयोग जो बना वो 52% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश के लिए बना था। ठीक है, इन्होंने काका कलेकर आयोग ने 52% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की। ठीक, लेकिन ये सिफारिश रिजेक्ट कर दिया, मतलब नहीं माना गया, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ? 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यानी 1977, 1950 से लेकर 77 तो कांग्रेस की सरकार रही, और 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, यानी जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, अब देख रहे हैं काका कलेकर आयोग के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ, है ना। ओबीसी आरक्षण को लेकर मंडल आयोग की चर्चा जोरों पर रहती है, हम जानेंगे, है ना। 1979 में जो मंडल आयोग का गठन हुआ, किसके लिए हुआ? तो ये ओबीसी आरक्षण के लिए हुआ। ठीक है, तो मंडल आयोग ने रिपोर्ट 1980 में भेजा, है ना, सिफारिश भेजी सरकार के पास। तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ उसी समय से, है ना। 27% ओबीसी के लिए सिफारिश किया, और यह सिफारिश 1992 से लागू हो गया। जब ये सिफारिश लागू हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो काका कलेकर आयोग बना वो 52% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश के लिए बना, वो 52% ओबीसी आरक्षण की मांग किया, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई। ठीक, बाद में 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ, और मंडल आयोग के गठन के सिफारिश और मांग के बदौलत ही ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त है, और यह सुविधा 1992 से लागू है। ठीक है, एक बात आता है इसमें आरक्षण को ही लेकर के। आरक्षण जैसे कि देखिए, एक मिनट,
देखिए जैसे कि आरक्षण की बात आ रही है कि बहुत लोग सवाल करते हैं कि आरक्षण के विषय क्या होना चाहिए, आरक्षण कब दिया जाना चाहिए, आखिर आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, आरक्षण किन किन को मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसे सवालों को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, है ना, वाद विवाद में भी फंस जाते हैं। आरक्षण को लेकर बिना जानकारी के वजह हम डट जाते हैं, गलत जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं और गलत जानकारी भी दूसरों को दे देते हैं। तो इसलिए हम जानेंगे कि आरक्षण का आधार सब जानते हैं, नहीं जाना तो सुन लीजिए। आरक्षण का जो है सामाजिक पिछड़ापन है, ठीक, न कि आर्थिक आधार है ना। आरक्षण का जो अधिकार है या फिर आरक्षण का आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन है, न कि आर्थिक आधार। ठीक है, इसकी चर्चा हमने देखा अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। ठीक है, तो आरक्षण किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आरक्षण का आधार क्या होगा, ऐसे सवालों को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट से बहस हो गई। ठीक है, तो हम जानेंगे उस बहस में कौन क्या किसने सवाल पूछा और जवाब क्या मिला। ठीक है, आइए स्क्रीन पर देखेंगे, है ना। देखिए, ये देखिए 1993 में इंदिरा साहनी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाद विवाद चला आरक्षण को ही लेकर। ठीक है, तो इंदिरा साहनी ने सवाल किया, है ना, कि आरक्षण का आधार क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन का आधार है ना। सामाजिक पिछड़ेपन का ही आधार बनाकर आरक्षण दिया गया है। ठीक है, फिर इंदिरा साहनी ने सवाल किया कि आरक्षण कब दिया जाएगा, आरक्षण का आधार क्या होगा, आरक्षण किसे दिया जाएगा और आरक्षण कितना दिया जाएगा। ठीक है, हम जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया कि आरक्षण सरकारी नौकरी के समय दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि आरक्षण की जब बात आती है नौकरियों में तो सरकारी नौकरी के समय ही चर्चा होती है आरक्षण की बात। ठीक है, आधार किसका माना जाएगा, तो सामाजिक पिछड़ापन। ठीक है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार जाएगी। चर्चा के विषय हमेशा रहता है, वाद विवाद में लोग फंस जाते हैं, बोलते हैं कि आर्थिक आधार होना चाहिए आरक्षण का, लेकिन संविधान में ये लिखा गया है, संविधान कहता है कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, दूसरी बात है आरक्षण दिया किसे जाएगा। एक मिनट, देखिए, ये देखिए, मतलब ये है कि आरक्षण जो दिया जाएगा ओबीसी, है ना, ओबीसी को लेकर वाद विवाद चल रहा था, इंदिरा साहनी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो ओबीसी किस ओबीसी को दिया जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जो 8 लाख से नीचे हैं, है ना, वार्षिक आय जो भी हो 8 लाख से नीचे उसको आरक्षण मिलेगा, और जिनकी 8 लाख से ऊपर है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा ओबीसी आरक्षण, देश में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी आरक्षण। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए इसी विषय को लेकर चर्चा किया गया है 81वां संविधान संशोधन 2000, है ना, अग्रनयन सिद्धांत दिया गया है। 81वें संविधान संशोधन 2000 के तहत अग्रनयन सिद्धांत, इसमें ये लिखा गया है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कब, बैकलॉग पद के आधार पर। बैकलॉग पद ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इस वर्ष 2020 में वैकेंसी निकली किसी भी चीज़ की, उसमें से टोटल 20 पोस्ट निकला, है ना, 20 पोस्ट में 5 पोस्ट ओबीसी का है। ठीक है, तो इस वर्ष 5 पोस्ट में से सिर्फ 3 पोस्ट ही भर पाया, है ना, तो 2 पोस्ट बच गए। जो पोस्ट बच जाते हैं वो अगले साल जो नया पोस्ट निकलेगा उसी में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो 2 पोस्ट बचेंगे, अगला जो पद आएगा अगले साल
ये जो 2 पद उसी में जोड़ दिए जाते हैं तो इसी को बैकलॉग पद बोलते हैं। यानी पिछली भर्ती के रिक्त रह गई सीटों को वर्तमान भर्ती में जोड़ देना। ठीक है। अब हम बात करेंगे 77वां संविधान संशोधन 1995। ठीक है। क्या है? पदोन्नति में आरक्षण। ये भी जोरों पर है, चर्चा पर चलता है। पदोन्नति में आरक्षण, ये अनुच्छेद 16(4) कम में चर्चा किया गया है ना। ये बस इतना पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछ के निकल जाएगा कि पदोन्नति में आरक्षण किस संविधान के अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 16(4) क में। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, है ना, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत पहले बहुत था, आज भी है ये सब सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिसका असर पड़ा है और असर नहीं भी पड़ा है ना। मतलब कानून नियम होते हुए भी आज भी लोग अस्पृश्यता का शिकार हो जाते हैं, छुआछूत का शिकार हो जाते हैं, है ना। कुछ हद तक ठीक भी हुआ है ना। ये देखिए अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। जानेंगे छुआछूत को लेकर कौन कौन से कानून बने, है ना। देखिए इस आर्टिकल का कोई अपवाद नहीं है, मतलब ये अनुच्छेद जो 17 में चर्चा किया गया है ये सही है ना। देखिए छुआछूत को लेकर कानून बना 1955, एक नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, है ना। छुआछूत अधिनियम 1955 में बना, ये पहला कानून बना। ठीक है। इसी मतलब छुआछूत को खत्म करने के लिए, है ना। फिर आगे चल के इसका नाम चेंज कर दिया गया और 1976 में इसका नाम चेंज कर लिख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम चेंज करके कर दिया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को चेंज करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक। अब इससे भी नहीं बना तो इसको भी चेंज करके 1989 में SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया, है ना। इसी के तहत आप देखे होंगे देश के हर एक जिलों में एक अनुसूचित जनजाति थाना बनता है ना। समझ रहे हैं बात को ना। अब देखिए अब है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब है, देखे होंगे आप कुछ गांव में या फिर सुनने को मिलता होगा, है ना, राय बहादुर, है ना, दीवान सिंह, मतलब कि ऐसे ऐसे ये उपाधियां हैं जो पहले अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी भारत के लोगों को, है ना। तो उन्हीं उपाधियों को अंत की बात की गई है। मतलब इसलिए कहा गया है जैसे मान लीजिए कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना समझे, है ना, छुआछूत के ये बढ़ावा भी मिलता है। कारण है जैसे मान लीजिए कोई अपने व्यक्ति राय बहादुर को उपाधि मिल गया तो अपने आप को गांव में सर्वश्रेष्ठ समझेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उपाधियों का अंत कर दिया गया और उसमें यह बात कही गई कि जैसे मान लीजिए राज्य, सैनिक या शैक्षणिक उपाधि के अलावा अन्य उपाधि नहीं देगी। इसमें कहा गया है जैसे मान लीजिए भारत रत्न देता है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ठीक है। मतलब इनके अलावा कोई अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसमें और कहा गया है कि किसी भारतीय को विदेशी पुरस्कार मिलने पर, ठीक है, उपाधियों का अंत कब कब कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भारतीय को विदेशी पुरस्कार मिलने पर, ठीक है, एक मिनट, या फिर किसी विदेशी को भारतीय पुरस्कार मिलने पर, ये दोनों बात समझना है। अगर किसी भारतीय को विदेशी पुरस्कार मिलता है या फिर किसी विदेशी को भारत द्वारा पुरस्कार दिया जाता है तो कैसे दिया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के अनुमति अनिवार्य होगा। अगर किसी भारतीय को विदेशी पुरस्कार मिलता है देखिए सॉरी थोड़ा लाइट गोल हो गया है। किसी भारतीय को विदेशी पुरस्कार मिलने पर, है ना, मान लीजिए किसी भारतीय को विदेशी पुरस्कार मिल रहा है तो वो ऐसे ही नहीं ले लेगा, उसके पहले भारत के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी विदेशी को पुरस्कार देना है तो ऐसे नहीं देना है, राष्ट्रपति की अनुमति भी चाहिए तभी आप दे सकोगे। ठीक है। अब देखिए
आज का ये आखिरी लाइन है। उपाधियों को अंत के मामले में ही एक बात आई, दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज देने की घोषणा की गई थी, ठीक है, पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलने पर वो पुरस्कार नहीं मिल सका। देख रहे हैं एग्जाम्पल, मतलब जो दिलीप कुमार थे उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज मिल रहा था, ठीक है, पाकिस्तान द्वारा घोषणा की गई कि हम दिलीप कुमार को निशान-ए-इम्तिहान पुरस्कार देंगे, लेकिन राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया, इसलिए उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया। तो समझ रहे हैं बात, उपाधियों का अंत क्या है। जैसे हमने चर्चा किया यहाँ पे कि किसी भारतीय को विदेशी पुरस्कार मिलने पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, तो अनुमति मिली ही नहीं दिलीप कुमार को, इसलिए उनको वो पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है। एक मिनट, देखिए, तो अब हम चर्चा करेंगे, जैसे कि लाइन प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। कल हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, जो भी सारी चीज़ें हैं, इन विषयों पर हम कल चर्चा करेंगे, है ना। तब तक हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम आगे फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक लेकर, है ना। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।